सुबह के करीब 5 बज रहे थे। कमरे में हल्की हल्की ठंडक थी और बाहर से पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अर्जुन गहरी नींद में था। पिछले 5 दिनों की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन अचानक कीबोर्ड पर पड़ती जोरदार अंगुलियों की आवाज़ ने उसकी नींद खराब कर दी। उसने कराहते हुए करवट बदली और देखा कि अदिति अपने लैपटॉप पर कुछ तेजी से टाइप कर रही थी। उसकी अंगुलियां इतनी जोर से कीबोर्ड पर पड़ रही थी कि आवाज कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने झटके से सिर उठाया और चिढ़कर कहा, तुम अदिति भूत की आत्मा आ गई है क्या? क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? तुम शांति से अपना काम नहीं कर सकती? मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? उसकी बात सुनकर अदिति ने बिना उसकी ओर देखे लापरवाही से जवाब दिया, तुम्हारी नींद का मैं क्या करूं? मुझे काम करना है। तुमने कौन सा कोई बड़ा एहसान किया है इस कमरे में सोकर? अर्जुन ने आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और फिर गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो अदिति, मैं 5 दिनों से ढंग से सो नहीं पाया हूँ, इसलिए प्लीज़ थोड़ी देर के लिए धीमे चलाओ अपना लैपटॉप। लेकिन अदिति पर इसका असर नहीं हुआ। उसने सिर हिलाते हुए झुंझुलाकर कहा, अगर तुम्हें इतनी ही नींद प्यारी है तो किसी और कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे अपनी स्टोरी पूरी करनी है। अर्जुन का गुस्सा अब बढ़ गया। आखिर ये लड़की सुबह किस चीज़ का बदला निकाल रही थी? उसने झटके से कंबल उठाया और सीधे उठकर बैठ गया और गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अदिति उसे देखना जरूरी नहीं समझा और बिना उसकी ओर देखे कहा, मुझे समझने ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगी, तुम्हें प्रॉब्लम है तो चले जाओ यहाँ से। जिस पर अर्जुन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसका मन हुआ कि उसका सर फोड़ दे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका मूड इतना खराब क्यों है। सुबह सुबह उसने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है क्या, या फिर उससे लड़ाई हो गई? यह सुनते ही अदिति ने चौंक कर कहा, हैं, मेरा बॉयफ्रेंड ये कब बन गया और मुझे क्यों नहीं पता? फिर बात समझते ही उसने गुस्से से कहा, ओह मिस्टर, तुम्हारी होगी कोई गर्लफ्रेंड, मेरा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं प्योर सिंगल हूँ, समझे? जिस पर अर्जुन ने गुस्से से कहा, तो किस जन्म का बदला निकाल रही हो तुम मुझ पर? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो सुबह सुबह टिपिकल सास की तरह बिहेव कर रही हो, जैसे अपनी बहुओं को उठाने के लिए बर्तन पटकती है और तुम लैपटॉप पटक रही हो? लेकिन क्यों, जान सकता हूँ मैं? जिस पर अदिति के दिमाग में मैसेज घूम गया, सोफिया, अर्जुन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, सब कुछ मुझे अपना पागल बना देती है। आई लव यू अर्जुन, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, तुम्हारी हर धड़कन मेरी है और मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। आई नीड यू अर्जुन वेरी मच। तुम्हारी बिना ये रातें कितनी तनहा लगती हैं, प्लीज़ मुझे और इंतज़ार मत करवाओ। ये याद आते ही उसका मूड और ख़राब हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम ना मेरे सामने बकवास करना बंद करो। कुछ भी नहीं बिगाड़ा तुमने, ठीक है? और मैं क्यों सास बनने लगी? मैं तो स्टोरी लिख रही हूँ, इसलिए तुम भी मेरा मूड ख़राब मत करो, समझे? जिस पर अर्जुन ने गुस्से से उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और गुस्से से कहा, तुम्हें समझने का फ़ायदा नहीं है अदिति, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया में रहती हो और लोगों की परवाह करना तो जैसे तुमने कभी सीखा ही नहीं है, या बस मुझे परेशान करना ज़्यादा अच्छा लगता है। यह सुनकर अदिति इस पर भी तंज कसते हुए कहा, ओह प्लीज़, तुम्हें परेशान करने का मुझे कोई शौक नहीं है, इसीलिए इतने परेशान भी मत देखो। तुम ही हो जो हर वक्त मुझे ज्ञान देते रहते हो। अगर तुम्हें लोगों की परवाह करना इतना ही आता है तो मुझे भी सिखा दीजिए। जिस पर अर्जुन का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था। उसने अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए बड़बड़ाया, तुमसे बहस करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अदिति ने भी इस बात पर हंसते हुए कहा, अरे वाह, तो मत मारिए ना कुल्हाड़ी, क्यों मार रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा कि कुल्हाड़ी पैर पर मत ही मारो। ये बोलो ना कि आपके पास दिमाग कम है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए जाओ चुपचाप से बाथरूम में जाकर ठंडा पानी डालो और ठंडे हो जाओ, जिससे यह गुस्सा भी कम हो। यह सुनते ही अर्जुन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने बालों को झटका और दांत भींचते हुए कहा, तुम सच में किसी पागल को करने में एक्सपर्ट हो। जिस पर आंटी ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पागल खाने होना चाहिए था ना। यह सुनकर अर्जुन को इतना गुस्सा आया कि वह उसे बहुत पीटे, लेकिन फिर वह गुस्से से बाथरूम की ओर बढ़ गया और दरवाज़ा इतनी जोर से बंद किया कि उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। जिस पर अदिति ने मुंह बनाया, फिर अपने लैपटॉप पर टाइप करना जारी रखा और मन ही मन कहा, बड़ा आया मुझसे बहस करने वाला,
मुझसे बहस से अच्छे अच्छे नहीं जीते, फिर तुम कौन होते हो? पता नहीं इतना गुस्सा क्यों करता है। क्या कहा? मेरा बॉयफ्रेंड? खुद की गर्लफ्रेंड को संभालो, मेरा सर मत खाओ। लेकिन मुझे इतना फर्क क्यों पड़ा है, बाहर में जाए। ये कहते हुए वह वापस से स्टोरी लिखने लगी। वहीं बाथरूम में अर्जुन ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते हुए खुद में बड़बड़ाया। इस लड़की के साथ रहना मतलब रोज खुद को परेशान करना, पर मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर वह नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आया तो अदिति अभी भी स्टोरी लिख रही थी। उसे देखकर अर्जुन का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से से अपनी साइड रखी टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया और उसे देखने लगा कि तभी उसने फोन को अनलॉक किया तो सोफिया के मैसेज देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं अदिति ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और गुस्से से खड़ी होकर बाथरूम के अंदर चली गई। दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, जिसे देखकर अर्जुन ने गुस्से से कहा, "पता है, ये लड़की पागल पागल है क्या? या फिर किसी पागल कुत्ते ने काटा है? आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? सुबह से ही गुस्सा क्यों कर रही है?" फिर उसने गुस्से के साथ सोफिया के नंबर को डायल किया, लेकिन सोफिया ने कॉल नहीं उठाया, जिस पर अर्जुन ने गुस्से से उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और अपने बालों को सेट करके डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जिस पर विक्रम जी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, "अदिति बिटिया कहाँ है? अभी तक आई नहीं, खड़ी नहीं हुई का?" उसका नाम सुनते ही अर्जुन का गुस्सा तो जैसे आसमान छूने लगा था। अर्जुन ने गुस्से से विक्रम जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, "दादाजी, मैं क्या उसका चौकीदार हूँ जो हर वक्त उसके बारे में पूछते रहते हैं? सुबह से सिर खा लिया है उसने। अब मुझे मत पूछे कि वो कहाँ है। शायद बाथरूम में अपनी गुस्से की भट्टी ठंडी कर रही होगी।" विक्रम जी ने उसे हैरानी से देखा और हल्के से मुस्कुराए, "अरे बेटा, इतने गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बच्ची ने? वह तो कितनी प्यारी और मासूम है।" जिस पर अर्जुन ने झुंझुलाते हुए अपनी प्लेट से ब्रेड उठाई और कहा, "दादाजी, वो लड़की नहीं, बाकी कोई आंधी है। न खुद चैन से सोती है, न दूसरों को सोने देती है। सुबह के 5 बजे से उसकी अंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही हैं जैसे कोई तबला बजा रही हो। और पता नहीं किस बात का गुस्सा है। जब मैंने उसे आराम से काम करने को कहा तो उल्टा मुझे ही बाहर से दे दिया।" यह सुनकर सुनीता जी भी मुस्कुरा उठी थी। वहीं विक्रम जी ने ठहाका मारकर हंसे और बोले, "जरूर तुम्हारी कोई ना कोई गलती है। वह ऐसे किसी पर गुस्सा नहीं करती और वह अपने काम ही तो कर रही थी। इसमें उसकी कहाँ से गलती हो गई? और वैसे भी लड़कियों का मूड कभी कभी मौसम की तरह होता है, पल में बदल जाता है। शायद तुम्हारी किसी बात से नाराज हो।" जिस पर अर्जुन ने गुस्से से अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा, "दादाजी, आप हर इल्जाम सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों डालते हैं? अगर अब गुस्सा है तो इसमें भी मेरी गलती है, और गुस्सा है भी तो किस बात का गुस्सा है मुझे भी तो पता चले।" लेकिन कुछ बोलना ही नहीं है। सच बता रहा हूँ, अगर वो किसी मौसम की तरह है तो यकीन मानिए वो हमेशा तूफान की तरह ही रहती है, और मैं कब तक इस तूफान में उड़ता रहूँगा। इतने में अदिति बाथरूम से बाहर आकर जैसे तैसे येलो कलर की साड़ी पहनकर नीचे आई तरफ आने लगी। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिससे पानी टपक रहा था। साथ ही उसके गले और चेहरे पर भी चिपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर तो सिर्फ गुस्सा था। उसने नीचे आकर अर्जुन को नज़रअंदाज करते हुए सीधे दादाजी की तरफ कदम बढ़ाए और उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। फिर सुनीता जी के पैरों को छुआ और उसे अम्मा जी की बात अच्छे से याद थी। वहीं यह करते हुए देखा सुनीता जी और राजी ने उसे आशीर्वाद दिया। वहीं अर्जुन ने भी उसे देखते ही मन ही मन तचकचा, "लो, हमारी महारानी आ गई। अब पता नहीं आज का अगला ड्रामा क्या होगा।" लेकिन यह बात अदिति जो उसके बगल में बैठने वाली थी उसके कानों में चली गई। उसने चाय का कप उठाते हुए जवाब दिया, "ड्रामा वो तो तुम खुद हो, अरे मिस्टर अर्जुन। और वैसे भी मेरी बुराई क्या कर रहे थे? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहकर कोई भी लड़की नाराज़ हो जाएगी। अभी मुझे तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तुम खुद अपनी परेशानियों के जिम्मेदार हो।" अर्जुन का सब्र जवाब दे चुका था। उसने जोर से अपनी कुर्सी खींची और खड़ा हो गया। "अदिति, अगर तुमने अब एक और शब्द कहा तो सच में मैं..." लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, विक्रम जी ने बीच में ही टोक दिया, "बस करो तुम दोनों। सुबह सुबह घर का अखाड़ा बना दिया है। चाय पीकर आराम से बैठो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। और हाँ, आज अदिति को अपनी कंपनी के में साथ लेकर जाना।" जिस पर अर्जुन और अदिति ने गुस्से से एक दूसरे को देखा, लेकिन विक्रम जी की बातों का मान करते हुए चुप हो गए। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, "ये लड़की मेरा पूरा दिमाग खा जाएगी।" वहीं अदिति ने भी मन ही मन कहा, "इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और ये हर वक्त
मुझ पर क्यों भड़कता रहता है, जाकर सोफिया पर भड़के ना। वहीं फिर दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और नाश्ता करके कार में एक साथ कंपनी के लिए निकल गए। तभी अदिति को कुछ याद आया। वैसे तो वह गुस्सा थी, लेकिन सोफिया फोबिया के चक्कर में अपना काम क्यों भूले, इसीलिए उसने मुंह टेढ़ा करके पूछा, मेरी बुक की पब्लिशिंग स्टार्ट हुई या नहीं। अर्जुन ने कार चलाते हुए अदिति की बात सुनी, लेकिन पहले तो अनसुना करके ने का दिखावा किया, फिर एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया, हाँ तुम्हारी बुक की पब्लिशिंग शुरू हो चुकी है, सारा काम चल रहा है। अगले हफ्ते तुम्हारी बुक की प्री लॉन्च इवेंट भी प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए तैयार रहना। जिस पर अदिति ने हल्का सा सिर हिलाया और सूखी आवाज में कहा, अच्छा लेकिन अर्जुन को अदिति की लापरवाही भरी प्रतिक्रिया खटक गई और उसने तंज कसते हुए कहा, वाह कितना बड़ा इवेंट है और तुम्हारी तरफ से सिर्फ एक अच्छा। क्या तुम वाकई में अपनी बुक के लिए एक्साइटेड हो या बस अपने साथ साथ मुझे मेरा टाइम भी पास कर रही हो। अदिति ने भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, देखो मिस्टर अर्जुन, मैं अपनी बुक के लिए पूरी मेहनत कर चुकी हूँ और अब मुझे पब्लिशिंग और इवेंट्स के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सब तो तुम्हारे ऊपर पब्लिशिंग टीम के पर काम है ना। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम ये काम ठीक से करोगे। अर्जुन ने उसकी बात पर हल्का सा हंसते हुए कहा, वाह इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सिर डाल दी और खुद आराम से बैठ गई। लेकिन तुम्हें पता है, अगर ये बुक सक्सेसफुल नहीं हुई तो सारी दुनिया तुम्हें नहीं मुझे कोसेगी। अदिति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी आदत है सब चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोलने की, और वैसे भी मेरी बुक के फेल होने की नौबत ही नहीं आएगी। ये बुक बेस्ट सेलर है और बनेगी, और तब सब तुम्हें नहीं मुझे बधाई देंगे। जिस पर अर्जुन ने गुस्से में कहा, तो मैडम बेस्ट सेलर राइटर। जिस पर अदिति ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर बुक सक्सेसफुल हुई तो तुम्हारा नाम भी प्रिंट करवाऊंगी स्पेशल टेस्ट। स्पेशल थैंक्स टू अर्जुन द ड्रामा क्वीन। जिस पर अर्जुन ने गुस्से से आंखें तरेते हुए कहा, मुंह बंद करो तुम, तुम्हारे इस एहसान की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी हेल्प की है ना, उसका कंपनसेशन तुम्हें मिल रहा है। और हाँ ये भी कि अब तुम्हारी हर बुक की पब्लिशिंग हमारी कंपनी की तरफ से ही होगी। यह सुनते ही अदिति, जिसका मूड सुबह से काफ़ी ज़्यादा खराब था, खुशी से खिल उठा और उसने खिलखिलाते हुए कहा, क्या सच में, थैंक यू सो मच मिस्टर अर्जुन, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप बस सच में बहुत अच्छे हैं। मेरी सेकंड बुक भी तैयार है, फिक्र मत करिए, जल्दी लॉन्च करूँगी। अगेन थैंक यू। उसे इतने ज़्यादा खुश देखकर अर्जुन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों के बीच की हल्की फुल्की बातचीत उन्हें ऑफिस तक सफ़र में रिलैक्स कर गई। अर्जुन ने कार को कंपनी की से कुछ दूर रोकते हुए सख्त लहजे में कहा, चलो यहीं से उतरो, और सुनो, ऑफिस में ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो। हमारी शादी सीक्रेट है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अर्जुन की बात सुनते ही अदिति की आंखों में गुस्सा और नाराजगी की लहर दौड़ गई। उसने उसकी ओर घूरते हुए मन ही मन कहा, सीक्रेट शादी या सिर्फ सूफिया की फीलिंग्स का ख्याल करने के लिए ये सब बहाना है। अगर वह उससे इतना ही प्यार करता है तो मुझसे शादी क्यों की, अपनी इस बेमतलब की मुसीबत में मुझे क्यों घसीटा। अर्जुन ने उसकी खामोशी और घूरती हुई नजरों को देखकर चिढ़ते हुए कहा, अब क्या हुआ, उतारने के लिए भी किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हो क्या। इस पर अदिति ने अपनी खामोशी तोड़ी। वह गुस्से से तमतमाते हुए झटके से कार का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर उतर गई। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरी कार झंझना उठी। अर्जुन ने हैरान होते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसने चिढ़ते हुए बोला, अरे ये क्या कर रही हो, कार कोई तुम्हारे घर का सामान नहीं जो उसे ऐसे पटक रही हो। अदिति ने उसकी बात को अनसुना करते हुए बिना पलटे गुस्से से कहा, तुम्हारी ये बेमतलब की बातें सुनने का अब मुझे कोई शौक नहीं मिस्टर अर्जुन। अपनी सिगरेट शादी और सिगरेट जिंदगी का ध्यान खुद रखो, मुझे किसी को बताने का कोई इरादा नहीं है। उसके इस तेवर ने अर्जुन को पूरी तरह से चुप करा दिया। अदिति दरवाजा जोर से पटकते हुए गुस्से से कंपनी की ओर बढ़ गई और अर्जुन बस वहीं बैठा उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी हल्की मुस्कान अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद उसने स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से से हाथ मारा और गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, सच कहते लोग, लड़कियों को समझना किसी पहेली को सुलझाने से भी ज़्यादा मुश्किल है, खासकर ये लड़की तो मेरी समझ से ही परे है। एक पल में खिलखिलाकर हंसती है और दूसरे पल में ज्वालामुखी बन जाती है। खैर बाहर न जाए, मुझे क्या, पहले से ही इतने कामों को मैंने पेंडिंग पड़ा है, वो भी इसी लड़की की वजह से। आज मुझे अपने सारे काम को निपटाना है।
मुझे ये सब के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये कहकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और कार को कंपनी की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी ब्लैक मर्सिडीज कंपनी के सामने रुकी, सुरक्षा गार्डों की एक लंबी कतार उसकी प्रतीक्षा में खड़ी हुई थी। गेट के पास दो गार्ड ने एक साथ कार का दरवाजा खोला। अर्जुन ने बेहद स्टाइलिश अंदाज में कार से बाहर कदम रखा। उसकी उपस्थिति से मैं एक अनोखा आकर्षण था। वह सफ़ेद शर्ट में था जिसकी सिलवटें उसकी मजबूत काया को उभार रही थी। ऊपर से उसने एक नेवी ब्लू ट्रिम ब्लेजर डाला हुआ था जो बिल्कुल टेलर मेड लग रहा था। पैरों में डार्क ग्रे ट्राउजर और ब्लैक लेदर के प्रीमियम ऑक्सफोर्ड शूज उसके एलिट ड्रास को पूरी तरह से दर्शा रहे थे। उसने अपनी कलाई पर पाटेक फिलिप की ब्लू डायल घड़ी पहनी थी जो उसकी शान को और बढ़ा रही थी। उसकी हल्की बिखरी लेकिन परफेक्ट सेट किए हुए बाल और आंखों पर रेट्रो ब्लैक सन ग्लासेस उसके लुक को और भी ज़्यादा करिश्माई बना रहे थे। जैसे ही अर्जुन कार से उतरा, कंपनी के मैनेजर और असिस्टेंट रोहित समेत पूरा स्टाफ बाहर कतार में खड़ा हो गया। सभी ने झुककर उसे गुड मॉर्निंग सर कहा, लेकिन अर्जुन का ध्यान किसी पर नहीं था। उसके चेहरे पर सख्ती थी और उसकी आंखें आज अदिति के गुस्से से और भी ज्यादा तीखी लग रही थी। उसके कदम धीमे लेकिन प्रभावी थे, जैसे हर कदम एक कमांड दे रहा हो। हवा में उसकी कॉलोनी की हल्की महक जो टॉम फ्रॉड की ओम्ब्रे लेदर थी महसूस हो रही थी। हर किसी के माथे पर तनाव की लकीरें उभरी चुकी थी। अर्जुन के पास से गुजरते लोग भी डर के मारे सिर झुका लेते। कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अदिति जो पहले से ही गुस्से में थी, उसकी इस शख्सियत को देखकर पल भर के लिए ठिठक गई। उसने अर्जुन के व्यक्तित्व में जो अजीब सा रौब और रुतबा देखा, वह उसकी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा था। उसने खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा, यह बंदा वाकई में कमाल का है। ऐसी पर्सनालिटी पर तो कोई भी लड़की मर मिट जाएगी। इतनी शक्ति और ऐसा एटीट्यूड, शायद इसीलिए सब इससे इतना ज़्यादा डरते हैं। लेकिन ये जो भी है, मुझे क्या, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए। सब कुछ तो सोफिया के लिए है ना। न चाहते हुए भी वह बार बार सोफिया के उन शब्दों को और लिखे हुए मैसेज को मिटा नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलन से मरी जा रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्यों उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, वह भी सिर्फ एक मैसेज की वजह से। लेकिन वह जितनी बार भी उस मैसेज के बारे में सोचती, उतनी बार ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता, जिस वजह से उसने गुस्से के साथ अर्जुन को वापस से देखा और अपनी नज़र उस पर हटा ली। वहीं अर्जुन ने बस एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर ऐसे आगे बढ़ गया जैसे वह उसे जानता ही ना हो, जिससे अदिति और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वहीं मैनेजर और असिस्टेंट उसके पीछे पीछे चलते आ रहे थे। अर्जुन ने अपने सन ग्लासेस उतार कर रोहित की तरफ देखा और एक गहरी आवाज़ में पूछा, मेरा शेड्यूल तैयार है? रोहित ने तुरंत फाइल निकालते हुए जवाब दिया, जी सर, लेकिन आज के लिए 3 मीटिंग इम्पोर्टेंट्स है और आपकी टीम की प्रोग्रेस रिपोर्ट। जिस पर अर्जुन ने उसकी बातचीत में को काटते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे सब पता है, हर मीटिंग ऑन टाइम शुरू होनी चाहिए, 1 सेकंड की भी देरी मुझे बर्दाश्त नहीं है, समझ में आया? जिस पर रोहित ने डरते हुए जल्दी से सिर हिलाया और अर्जुन की बातों को नोट करते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अर्जुन ने एक नज़र अपनी कंपनी के मुख्य गेट पर डाली जो पूरी तरह कांच और मेटल से बनी हुई थी, और फिर अपनी लंबी आत्मविश्वास से भरी चाल में अपनी प्राइवेट लिफ्ट से ऑफिस के अंदर चला गया। ऑफिस में पहुंचते ही उसने रोहित की तरफ अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और रोहित जो की सारी फाइल्स का ढेर अर्जुन के सामने ले आया था, फिर जल्दी से फाइल का ढेर अर्जुन के सामने रख दिया। अर्जुन ने एक गहरी नज़र से उन फाइलों को देखा और बिना रुके अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ठीक है, एक और काम करना है, जाकर अदिति को उसका ऑफिस दिखा दो ताकि उसे समझ में आ सके कि वह काम क्या करेगी। सारी चीज़ें अच्छे से समझा देना, और हाँ, उसकी बुक की पब्लिशिंग प्रोग्रेस कैसे चल रही है उस पर भी अपडेट ले आना। जिस पर रोहित ने तुरंत से झुका दिया और कागज़ों को व्यवस्थित करते हुए कहा, जी बॉस, मैं अभी जाता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और ध्यान से अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर काम शुरू कर दिया, जैसे उसे और कुछ नहीं चाहिए था। उसकी चेहरे पर हल्का सा तनाव था जो उसकी व्यक्त दिनचर्या और बढ़ते तनाव के दबाव को दर्शा रहा था। वह हर मिनट, हर सेकंड को सटीकता से
हटने की कोशिश में था, जैसे यह सब उसकी दुनिया का हिस्सा हो। रूम की खामोशी में बस लैपटॉप की कीबोर्ड पर उंगलियां उसकी हलचल सुनाई दे रही थी, जबकि रोहित ने जल्दी से अत्ती के ऑफिस दिखाने के लिए रूम से बाहर निकलते हुए एक बार फिर अर्जुन की ओर देखा और निकल गया। तो कैसा होगा अत्ती का पहला दिन ऑफिस में। वहीं दूसरी तरफ अत्ती ने जैसे ही कंपनी में कदम रखने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे कि तभी अदिति के चेहरे को पहचानते ही वहां पर सुरक्षा कर रहे गार्ड्स ने उसे रोक लिया। एक गार्ड ने उनसे सख्त आवाज में कहा, सॉरी मैम, आप वही हैं ना जो पिछली बार यहाँ पर आई थी और आपकी वजह से ही कंपनी में भूचाल आ गया था, लेकिन अब आप अंदर नहीं जा सकती। बॉस ने आदेश दिया था कि आप कंपनी के आसपास भी दिखाई नहीं आते। प्लीज़ कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए। यह सुनते ही अदिति का गुस्सा तो मानो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसका चेहरा जलते अंगारों की तरह तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से की लहर तैरने लगी। उसने गुस्से के साथ घूरते हुए गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुम लोगों ने? मैं अंदर नहीं जा सकती, मतलब क्या है इस चीज़ का? जिस पर गार्ड का चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया न दिखाते हुए शांत था। उसने सिर झुकाकर दोबारा वही जवाब दिया, मैम, हमें खेद है, लेकिन अब पिछली बार जब आप कंपनी में आए थे, हमारे बॉस ने आपको यहाँ आने से मना किया था, यानी कि आपको बॉस ने ही इस कंपनी में आने से बैन कर दिया। यह सुनकर अदिति का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। उसने दिमाग में अर्जुन की तस्वीर घूमने लगी और उसने गुस्से के साथ अपने मन ही मन कहा, ये अर्जुन का बच्चा खुद को क्या समझता है, मुझे अंदर आने से मना कर दिया? सीरियसली, इसके दिमाग का पेच ढीला है क्या? एक तो खुद बात करने की तमीज़ नहीं है, फिर मुझसे ऐसा व्यवहार किया और गुस्से में उसने मुझे ही बैन कर दिया। वाह! उसने गुस्से से खड़ी होकर गार्ड से कहा, आपके बॉस ने मुझे बैन किया था, लेकिन उन्हीं ने मुझे वापस आने की परमिशन दी है। चाहिए अपने बॉस को एक बार कॉल करके पूछिए, उसके बाद मुझे अंदर आने से रोकना। समझ में आया? लेकिन गार्ड ने एक शब्द भी नहीं सुना, क्योंकि वह वापस से पिछली बार गुस्सा झेलना नहीं चाहते थे। एक गार्ड ने फिर से अपनी सख्त आवाज़ में कहा, सॉरी मैम, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। अगर आप नहीं जाती तो हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अत्ती का गुस्सा अब अपने चरम पर था। वह चाहती थी कि उन गार्ड्स की हड्डी पसली तोड़कर एक कर दे, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह इस काबिल नहीं थी कि वह उन्हें पीट सके। जिससे उसने उस वक्त अब गुस्से से अपने पैरों को ज़मीन पर जोर से पटकते हुए कहा, ठीक है, बाहर में जाओ तुम, मुझे यहाँ काम ही नहीं करना। वह घूमने ही वाली थी कि तभी रोहित दौड़ते हुए आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह जल्दी से अतिथि के पास आया। उसने घबराते हुए कहा, लेडी बॉस, आप कहाँ जा रही हैं? वहीं जैसे ही वहाँ खड़े बॉडीगार्ड ने और आसपास आते जाते लोगों ने यह सुना, सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और सभी लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगे। लेडी बॉस? कौन लेडी बॉस? कहाँ की लेडी बॉस? क्या अनुज सर ने शादी कर ली? लेकिन किसी को पता क्यों नहीं है? सभी में अचानक से यही बातें आग की तरफ फैल गई थी और सभी लोग गोल घेरा बनाकर वहाँ पर खड़े हो गए थे। वहीं यह देखकर रोहित को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है, जिस वजह से उसने जल्दी से अपनी गलती को संभालते हुए कहा, आप यहाँ से नहीं जा सकती, प्लीज़ मिस, हमारी बात सुनिए, मैं अपने स्टाफ की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। वहीं अति ने जब यह सुना और देखा तो उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपकी कोई भी गलती नहीं है। वो गार्ड्स ही मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे और आपने सुना क्या उन्होंने मुझसे किस तरह से बात की? यह सुनकर रोहित ने झुंझुलाते हुए बिना वक्त गवाए गार्ड से कहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये कैसा बिहेव है? यह एक बहुत बड़ी राइटर है और बॉस ने इन्हें पर्सनली बुलाया है और आप लोग ऐसे ही अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जिस पर गार्ड्स के चेहरे पर घबराहट छा गई। उन्हें रोहित की बात का विरोध करना मुश्किल हो गया था। एक गार्ड ने सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी मैम, हम बस आदेशों का पालन कर रहे थे। रोहित ने फिर तेजी से अत्ती की ओर मुड़ते हुए कहा, मैम प्लीज़ गुस्सा मत होइए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये बस अपना काम कर रहे थे, आपको इस वजह से परेशानी हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यह सुनकर अत्ती को समझ आया कि वह बेवजह किसी और का गुस्सा इन बेचारों पर निकाल रही है, जिस वजह से उसने जल्दी से कहा, इट्स ओके, सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरी भी गलती है। आप लोग अपना काम कर रहे हैं और मैंने बेफालतू में आप लोगों पर गुस्सा कर दिया। वहीं राइटर वाली बात सुनकर सभी लोग निराश होकर वहाँ से चले गए थे। वहीं अत्ती भी रोहित के साथ अंदर की ओर बढ़ गए। अत्ती और रोहित ऑफिस के गलियारे से गुजरते हुए अंदर की ओर बढ़ रहे थे। रोहित ने साथ में कुछ फाइलें थी और अत्ती अब भी अर्जुन के रवैये को लेकर मन ही मन खींच रही थी। चलते चलते अत्ती ने आखिरकार अपना थोड़ा गुस्सा दबाते हुए रोहित से सवाल किया, लेकिन मुझे इस कंपनी में करना क्या होगा?
क्या सिर्फ बैठकर लोगों की किताबें पढ़नी है? जिस पर रोहित ने हल्का सा मुस्कुराया। उसने अदिति की ओर देखा और फिर धीरे धीरे समझाने लगा, नहीं मैम, आपको हमारी कंपनी क्रिएटिव राइटिंग का काम करना है। क्योंकि आप एक राइटर हैं और ऑथर हैं, तो आपकी राइटिंग का उपयोग हमारी मार्केटिंग और कंटेंट स्ट्रेटजी में किया जाएगा। अदिति ने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा, क्रिएटिव राइटिंग से क्या मतलब है आपका? मुझे थोड़ा और डिटेल में समझाइए। रोहित ने अपने कदम धीमे कर लिए और बात को विस्तार से समझाते हुए बोला, देखिए मैम, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब है सिर्फ कहानियाँ लिखना नहीं होता। इसमें आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें किसी प्रोजेक्ट या सर्विस की पब्लिसिटी करनी है तो उस पर ऐसी लाइंस लिखनी होती हैं जो लोगों के दिल और दिमाग में असर डालें, जिससे लोग हमारे प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। इसके अलावा रोहित ने आगे कहा, हमें ब्रांड स्टोरीज लिखनी होती हैं जो कंपनी की आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को दर्शाए। जैसे अगर हमारी कंपनी की में एक नई बुक लॉन्च होती है तो उसके लिए अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन एंड प्रमोशनल मटेरियल तैयार करनी होगी। इसमें आपके शब्दों की इतनी शक्ति देनी होनी होगी कि लोग उसे किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएं। आती ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह, ये तो सिर्फ लिखने तक की सीमित नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि मुझे लोगों को अपने शब्द से आकर्षित करना है। रोहित मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल सही समझा मैम। आपकी लिखावट में वो जादू होना चाहिए कि लोगों को बांध सके। इसके साथ ही आपको सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग्स और कंपनी की वेबसाइट के लिए कंटेंट तैयार करना होगा। यह सब काम आपकी क्रिएटिविटी और अनुभव को दर्शाएगा। अदिति ने सोचते हुए कहा, ये तो मुश्किल लगता है, लेकिन काफ़ी दिलचस्प भी है, मज़ा आएगा। जिस पर रोहित ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, यही तो मैम, यही आपकी ताकत है। अर्जुन सर ने आपको इसीलिए चुना है क्योंकि ये वह जानते हैं कि आप क्रिएटिविटी के मामले में बेजोड़ हैं। बस आपको अपना हुनर खिलकर दिखाना है। रोहित की बातों ने अदिति पहले से तो खुश हो गई, लेकिन अर्जुन का नाम पर बात से उसने गुस्से से भर गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलिए देखते हैं कि मैं अपनी क्रिएटिविटी से क्या कर सकती हूँ। बातों बातों में रोहित और अदिति मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर पहुँच गए थे। वहाँ का माहौल अचानक शांत हो गया, जैसे किसी ने साइलेंट का बटन दबा दिया हो। सभी की निगाहें अदिति पर टिक गई। एक नई, आकर्षक और बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर हर कोई हैरान और उत्सुक हो गया, ये कौन है? और सिर्फ खुद रोहित सर यहाँ तक छोड़ने आए। अर्जुन सर के पर्सनल असिस्टेंट तक की मंजूरी। जरूर कुछ खास है इस लड़की में। एक दूसरे से खुशी पुसुक करते लोग अपनी कुर्सियों से उठने लगे। रोहित ने उनकी उत्सुकता को भांपते हुए अदिति का परिचय कराया। दोस्तों, ये हमारी नई क्रिएटिव राइटर मिस अदिति शर्मा। ये हमारे ब्रांड और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट और कैंपेन्स पर काम करेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इनके साथ अच्छे से मिलजुल कर काम करेंगे और इनका मनोबल बढ़ाएंगे। सभी ने सिर हिलाते हुए औपचारिक तौर पर अतिथि का स्वागत किया। कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी तो कुछ के माथे पर सवाल और थोड़ा अजीब सा भी लुक था। लेकिन रोहित ने अतिथि की डेस्क की ओर इशारा करते हुए कहा, ये आपकी डेस्क है मैम, यहाँ पर आपका सारा काम सेटअप है। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे या किसी भी स्टाफ मेंबर से पूछ सकती हैं। अदिति ने हल्के मुस्कान के साथ सिर हिलाया और रोहित के जाते जाते फिर से कहा, ऑल द बेस्ट अदिति मैम। रोहित के जाने के बाद ऑफिस में हलचल शुरू हो गई। लोग अपनी जगह से बैठकर आपस में चर्चा करने लगे। क्या लगता है, ये कौन है? लगता है अर्जुन सर की कोई खास पसंद है, शायद इनका कोई बड़ा कनेक्शन होगा, नहीं तो इतनी खास तवज्जो कौन देता है। अदिति यह सब सुन सकती थी, लेकिन उनकी इन बातों को अनदेखा करते हुए अपनी डेस्क पर बैठना चुना। उसने अपनी चारों ओर देखा। सुंदर तरीके से सजी हुई उसकी डेस्क और नेम प्लेट देखकर उसका चेहरा खुशी से भर गया था, जिस पर लिखा हुआ था, अदिति द क्रिएटिव राइटर। अदिति ने अपने मन में कहा, चलो ये तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन यहाँ मुझे खुद को साबित करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। वह अपने काम में जुटने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कुछ लोग उसके पास आए और औपचारिकता रूप से बात करने लगे। अदिति ने उसकी बातों का जवाब सलीके से दिया। फिर उसे मैनेजर की तरफ एक प्रोजेक्ट पर वर्क सौंपा गया। उसकी काबिलियत जानने के लिए अदिति ने उस प्रोजेक्ट पर ब्लॉग लिखने में पूरी मेहनत झोंक दी थी। उसने अपनी ओर से बेहतरीन काम किया था और अब उसे दिखाने के लिए किसी अनुभवी स्टाफ के पास गए। स्टाफ ने ब्लॉग को सहारा सहारा और कहा, यह बहुत अच्छा है दी,
लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि इसे पहले मैनेजर फिर उसके बाद बॉस से ही पास ही अप्रूवल के लिए जाना होगा। यह सुनते ही अदिति के मन में अर्जुन का चेहरा कौन गया और उसके साथ ही सोफिया का नाम भी। उसका गुस्सा अचानक से उबाल उबाल मान पर आ गया। मैं कहीं नहीं जाने वाली, उसने मन ही मन कहा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन काम का महत्व समझकर उसने अपनी भावना पर काबू किया और फाइल उस उठाकर मैनेजर के पास गई। तो उन्हें भी यह काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वह अति से काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रहे थे। फिर वह अर्जुन के केबिन की तरफ बढ़ने लगी। केबिन के दरवाजे पर पहुंचते ही अति ने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा संभाला और दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का नज़ारा उसकी कल्पना से परे था। कमरे में एक अजीब सा तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था और तभी एक तेज थप्पड़ की आवाज़ गूंजी और एक लड़की अचानक से जमीन पर जा गिरी। वह लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यह नज़ारा देख अदिति का तो जैसे मुंह खुला का खुला रह गया था। वह हैरानी से कभी अर्जुन को देखती तो कभी उस लड़की को। वहीं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ दोनों ने ही पलट कर देखा और अत्ती की उपस्थिति ने अर्जुन को और भी ज़्यादा क्रोधित कर दिया था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी, जिससे अत्ती का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसका गला सूख गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने डरते डरते कहा, सॉरी सॉरी, मैं दरवाज़ा नॉक करना भूल गई थी। आई एम रियली सॉरी। लगता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं गलत समय पर आ गई। मैं निकल जाती हूँ। लेकिन वह जाने ही वाली थी और निकलने ही वाली थी कि अर्जुन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, रुक जाओ। अद्दी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शरीर पसीने से भर गया। पहली बार उसने अर्जुन को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं अर्जुन उसे भी तो थप्पड़ न मार दे। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। वह बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ी और अपने गले से एक ही शब्द निकला, यस। अर्जुन ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा और फिर जमीन पर पड़ी हुई लड़की की ओर इशारा करते हुए कड़े लहजे में कहा, गेट आउट। और अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी शक्ल यहाँ देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगली बार मेरी आंखों के आगे आने के बारे में सोचना भी मत। करीब आना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुमने फिर से मेरी बात को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा अंजाम सोच भी नहीं सकता। उससे भी ज़्यादा बुरा होगा। आई होप कि तुम अच्छी तरीके से समझ सकती गई होगी, मिस सोफिया। वहीं सोफिया, जो कि ज़मीन पर पड़ी हुई थी, अपनी लाल आंखों से अर्जुन को घूरते जा रही थी, जैसे ही वह अपनी जान ही ले लेगी। वहीं अत्ती की हैरानी और बढ़ गई जब उसने सोफिया नाम सुना। यह वही लड़की थी जिसने अर्जुन की मैसेज किया था। तो क्या ये अर्जुन की गर्लफ्रेंड नहीं है? वरना अर्जुन इसे थप्पड़ क्यों मारता? अगर ये लड़की अर्जुन की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती तो आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इसने उसे थप्पड़ क्यों मारा? अद्दी ने सोफिया की आंखों में गुस्सा और शर्म को मिश्रित भावनाएं देखी। अर्जुन का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो चुका था, क्योंकि उसे मारते हुए किसी ने देख लिया था। वह इससे पहले कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं कर पाई थी। सोफिया धीरे धीरे उठी और अर्जुन के गुस्से को देखते हुए जल्दी से अदिति को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, वहां से निकल गई। कमरे में अब सिर्फ अदिति और अर्जुन रह गए थे। अर्जुन की जलती हुई आंखों अब अदिति पर केंद्रित थी। अदिति, जो कि अपनी दुनिया में ही खोई हुई थी, अर्जुन की नजरों को खुद पर महसूस करके उसका पसीना और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन के सामने खड़ी रहना किसी चुनौती से कम नहीं था। कमरे में एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। अदिति ने अपनी फाइल हाथ में कसकर पकड़ रखी थी। अर्जुन की नजरें उसके आत्मविश्वास की आखिरी बची हुई बूंदों को भी निचोड़ लेने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी कद काटी और जलती हुई निगाहें अदिति पर भारी पड़ रही थी। अदिति ने फाइल को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी अंगुलियां सफ़ेद पड़ने लगी। इसे उसने खुद को सहमित रखने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की उपस्थिति उसके सारे आत्मविश्वास को डगमगा रही थी। अर्जुन ने गहरी और धीमी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदिति ने डरते डरते जवाब दिया, मैं ये प्रोजेक्ट फाइल आपकी अप्रूवल के लिए लेकर आई थी। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए मुझे लाने के लिए कहा गया। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी तीखी निगाहों से उससे हटकर फाइल पर डाली। उसने अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए फाइल को उसके हाथ से झपट लिया। अदिति ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन
अर्जुन की निगाहें इतनी तेज और खतरनाक थी कि उसके पैर तो जैसे जमीन पर ही जम गए थे। अर्जुन ने फाइल को तेजी से पलटा और एक सरसरी निगाह से उसे देखा। फिर उसने फाइल को टेबल पर पटकते हुए गुस्से से कहा, क्या तुम समझती हो कि यहाँ काम करना इतना आसान है? ये कंपनी तुम्हारे किसी छोटे मोटे ड्रामे का हिस्सा नहीं है जो कभी भी कुछ भी तुमने लिख दिया वो मेरे स्टैंडर्ड पर खरा उतरेगा या नहीं, ये सब मैं तय करूँगा। अति का गुस्सा भी अब काबू से बाहर होने लगा था। वह अर्जुन की बातों से बुरी तरह से आहत हो गई थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को जब्त करते हुए धीमे स्वर में कहा, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं ड्रामा करने नहीं आई। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। अर्जुन इसकी बात पर एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए आश्चर्य झलका, लेकिन फिर उसने अपना गुस्सा फिर से संभाल लिया। तुम्हें समझने में वक्त लगेगा कि इस कंपनी में क्या मायने रखता है। अब जाओ, अब वापस आओ। जब तुम्हारे काम में परफेक्शन होगा तब मैं इसे अप्रूवल दूंगा, और अगली बार दरवाजा खटखटाने की तमीज़ भी सीख कर आना, वरना एक दिन में ही तुम इस कंपनी से बाहर हो जाओगे। अदिति ने अर्जुन को गुस्से से देखा। उसके अंदर चल रहा गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने फाइल को गुस्से से अपनी ओर खींचा और मुड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची अर्जुन की आवाज़ फिर से सुनाई दी, और हाँ अदिति। अर्जुन के ने तीखे लहजे में कहा, याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए। यहाँ तुम्हें खुद को साबित करने के लिए ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। अति ने पलटकर उसे देखा और अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, यस बॉस। और उसने गुस्से से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर गुस्से और अपमान का मिला जुला भाव था। बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली, मानो वह किसी जंग से बचकर निकली हो। उसने गुस्से के साथ अपने मन में कहा, ये समझता क्या है खुद को? मैंने इतनी मेहनत से काम किया और इतने बस एक नज़र देखते ही मेरी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। मन कर रहा है कि इसे इतनी गालियाँ दूँ कि कोई सुनकर भी पागल हो जाए, अकड़ू कहीं का। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में सोफिया का चेहरा छा आ गया। वह अभी भी इसे पहले की बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर उसने मन ही मन कहा, मुझे क्या ही करना है इस सोफिया और इस अर्जुन के बारे में जानकर। मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी मुझे आगे बढ़ना है। अदिति के मन में अब एक ही बात साफ थी, यह ऑफिस आसान नहीं है। और अर्जुन वह तो किसी मैदान के योद्धा का सबसे बड़ा योद्धा था लग रहा था, लेकिन अदिति ने मन ही मन ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी, चाहे जितनी भी मुश्किल आए। वह इस ऑफिस में अपना मुकाम हासिल करके ही रहेगी। थैंक यू सो मच। आखिर क्या पहेली है सोफिया और अर्जुन की?